हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सिंह। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास हाई स्कूल, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा और सभी विद्यार्थियों आप इसे सिस्टमेटिक तरीके से बैठकर ध्यानपूर्वक पढ़ें और नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पेपर में आएंगे उन्हीं प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और इस आज के होने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। आज प्रश्न है चैप्टर 4 कार्बन व उसके यौगिक, जिसमें पहला प्रश्न है कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, इसका आंसर देखते हैं। हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन और उसके हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो दो परमाणु होते हैं, उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनकी साझेदारी के द्वारा जो आबंध बनते हैं उनको सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक। कार्बन होता है और हाइड्रोजन, उससे जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा जो यौगिक बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होगी। संकेत सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, और ये एक रिंग के रूप में रहते हैं। तो इसको अपन देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्री विद्यार्थी से लगा लें और इसे याद कर लें और समझ लें इसे ध्यानपूर्वक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कि जैसे इसमें रिंग सी आपको दिखाई दे रही है, उस रिंग में सल्फर के 8 अणु बने हुए हैं। एक, जिसमें मैं आपको गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होते हैं, सल्फर के 8 अणु हैं। और सल्फर के 8 अणु आपस में जुड़े हुए और उन्होंने एक रिंग टाइप में गोल सी संरचना बना ली है। इसी संरचना को अपन सल्फर के 8 अणु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेंगे।
अगला प्रश्न, पेंटन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? पेंटन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? तो इसके आंसर देखते हैं। पेंटन के लिए 3 संरचना समावयव का चित्रण कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, पहली संरचना है इसकी कि पेंटन के लिए पहली इसकी स्ट्रक्चर है C5H12। तो इसमें कार्बन कितनी है? एक। इसमें 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी? 5। कार्बन 5 हो गए। हाइड्रोजन इसमें कितने जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं बच्चों? हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हैं 12। तो हाइड्रोजन 12 और कार्बन 5, तो इसमें हो गया C5H12। इसकी स्ट्रक्चर होगी पेंटन। एंड पेंटन क्या स्ट्रक्चर है? C5H10। C5H12 क्योंकि इसमें कार्बन कितनी है? कार्बन की संख्या 5 है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5। इसमें हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के माध्यम से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 और इधर है और 12। तो इसमें हाइड्रोजन कितने जुड़े? 12। सी कार्बन 5 जुड़े हुए हैं और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 12 जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को अपन लिख सकते हैं C5H12 एन पेंटेन के लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यू आर अंडरस्टैंड? समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा सकूं। इसके बाद मैं आपको अगले प्रश्न, इसकी अगली स्ट्रक्चर की ओर लेके चलता हूं। अगली स्ट्रक्चर है इसकी कि पहली स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ C5H12। इसे दूसरे प्रकार से भी इसकी संरचना सूत्र बन सकता है। इसे अपन इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? कार्बन 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए? 5। उसी प्रकार से हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है 1, कार्बन से जुड़ा हुआ 2, कार्बन से 3, कार्बन से 4, कार्बन से जुड़ा हुआ 5, कार्बन से 6, कार्बन से 7, कार्बन से 8, कार्बन से 9, कार्बन से 10, कार्बन से 11 और 1 कार्बन से 12। तो कितने जुड़े हैं? हाइड्रोजन कार्बन से 12। तो यहाँ पे भी इसकी आइसो, इस स्ट्रक्चर को जो स्ट्रक्चर बनेगी हम इसको आइसोपेंटेन के नाम से जानेंगे। यह स्ट्रक्चर कौन सी है? आइसोपेंटेन। इसके बाद अगली स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 3, जिसका नाम है नियोपेंटेन। क्या नाम है? नियोपेंटेन। इसमें देखो कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी हाइड्रोजन होगी? 12। तो इसी प्रकार से अपन इसे ऐसे भी इस जो स्ट्रक्चर होगी इसको नियोपेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? नियोपेंटेन। 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 C5H12 जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको नियोपेंटेन के नाम से जानेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है इसके बाद अगला है
अगला प्रश्न है, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े खड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद ब्रश कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं या उसे डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में डालकर उसे धोते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति ये सारी प्रक्रिया करता है, उसे कपड़े को साफ करता है, उसे रगड़ता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर देखते हैं। साबुन से कपड़े धोकर साफ करने के लिए रगड़ना या पीटना आवश्यक होता है। क्या होता है? रगड़ना या पीटना आवश्यक होता है, क्योंकि जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम की लवण होती है। जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम की लवण के साथ साबुन क्रिया करके अघुलनशील श्वेत दही जैसा पदार्थ बना लेता है। क्या बना लेता है? श्वेत दही जैसा पदार्थ बना लेता है। यह पदार्थ कपड़े पर चिपक जाता है। उसे हटाने के लिए ब्रश या हाथ से रगड़ कपड़े को धोना आवश्यक होता है। जैसे से समझ लेते हैं कि आपने देखा होगा अक्सर कि महिलाएं कपड़े जैसे धोती हैं तो उनको ब्रश से रगड़ती हैं, उन्हें पत्थर पर पीटती हैं, डंडे से, गांव में कह सकते हैं मोंगरी से उनको पीटती हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे ही जब साबुन से कपड़े धोते हैं तो उसे पीटते हैं, वह बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो जल होता है, जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं और इन लवणों के साथ साबुन क्रिया करता है। क्या करता है? साबुन क्रिया करता है। और साबुन जैसे ही लवणों के साथ क्रिया करेगा तो अघुलनशील श्वेत दही जैसा पदार्थ बना लेगा, और यह श्वेत दही जैसा पदार्थ बनेगा, वो कपड़ों से चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? कपड़ों से चिपक जाएगा। और फिर इसे हटाएंगे तो इसे हटाने के लिए कपड़े पर ब्रश लगाते हैं, उसे रगड़ते हैं और मोंगरी से पीटते हैं। ये इसीलिए आवश्यक होता है, इसीलिए पीटा जाता है। इसके बाद है समसजातीय श्रेणी। समसजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के द्वारा समझाइए। इसका आंसर देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों का समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक होता है। कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका समूह जिनका क्रियात्मक सूत्र एक हो, उस समूह को समसजातीय श्रेणी कहा जाता है। और इसके सदस्य होते समजात गण कहते हैं। उन सदस्यों को समजात गण कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह केवल एक होता है, उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं और इनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन देख लेते हैं, जैसे मेथिनॉल है, मेथिनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। ये क्या है? समजात गण, समजातीय श्रेणी के कुछ उदाहरण है। तो मेथनॉल में CH3OH है मेथनॉल, और एथेनॉल को CH3CH2OH कहते हैं। प्रोपेनॉल को CH3CH2CH2OH कहते हैं। जैसे देख लेते हैं मेथनॉल को CH3OH, एथेनॉल को CH3
CH2 और OH। इसके बाद प्रोपेनॉल को CH3 CH2 OH। ये क्या है? समजा श्रेणी के गण है, उदाहरण है। अभी तक जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर चैप्टर 4 कार्बनिक यौगिकों को पढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया ऐसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, आपको इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, जो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उनको अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकें, जिससे उनकी भी पढ़ाई और आपकी भी पढ़ाई नियमित रूप से लगातार एवं अच्छे ढंग से कंटिन्यू बनी रहे। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। RS स्टडी पॉइंट। इसके बाद मैं आपको आगे की तरफ लेके चलूँगा और इस यूनिट का एक और क्वेश्चन है, जिसका नाम है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, तो इसे ध्यानपूर्वक समझें और नोट्स बना लें। तो एक साइड पर लिखेंगे संतृप्त विलयन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरी साइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आवंत होता है। कितनी आवंत होता है? एकल आवंत होता है। इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच दो या त्रिआवंत होता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त में क्या होता है कि इसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी में नंबर 2, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला के साथ जलता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको जब अपन जलाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो इसकी ज्वाला कैसी होगी? नीली। ब्लू माने नीला, नीली ज्वाला के साथ जलेगा। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलाएंगे तो इसकी जो ज्वाला होगी वो कजली होगी, मतलब काली। इसकी ज्वाला कैसी होगी? काली, ब्लैक होगी, अर्थात इसकी ज्वाला कजली होगी। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर यह कजली ज्वाला के साथ जलते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ये OT में पूछा जा सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डॉट 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 अभिक्रिया होती है, तो आपको क्या बनना? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इधर देखते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? संकलन अभिक्रिया होती है। नंबर 4 पॉइंट है, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यह अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है। कितना होता? क्या होता है? अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है ना। नंबर 5, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण मीथेन एवं एथेन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण होते हैं मीथेन और एथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण होते हैं एथीन और एथायन। एथायन और एथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रमुख उदाहरण हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने हमारा
RS स्टडी पॉइंट चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई नियमित रूप से इसी प्रकार बनी रहे। आपको एक बार जल्दी जल्दी और रिवाइज करवा देता हूं। पहला प्रश्न है चैप्टर 4 का कार्बन व उसके यौगिक कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कंप्लीट। नंबर 2, सहसंयोजक आबंध, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन एवं की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। सल्फर के 8 अणु, सल्फर के 8 अणु होते हैं। सल्फर इसमें निम्न प्रकार से 8 रिंग के रूप में बन जाती है और उसमें आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए सल्फर के 8 अणु होती है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कंप्लीट कर लें। पेंटन के लिए आप कितने समायोजित चित्रण कर सकते हैं? तो पहला इस चित्रण मैंने आपको बता दिया है। दूसरा आपका ये है, और तीसरा आपका ये है। ये मैंने आपको बता दिया, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उन्हें धोते हैं, साबुन से लगाने के बाद उन्हें कपड़े पर पत्थर को पर पटकते, डंडे से पीटते। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो दही जैसे सफ़ेद पदार्थ जब बन जाता है उसको हटाने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है ना। समसंयाती श्रेणी क्या है? कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है जिनका सामान्य सूत्र के क्रियात्मक समूह कितना होता है? सामान्य सूत्र क्रियात्मक समूह 1 होता है, समसंयाती श्रेणी कहते हैं। मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल। संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन अंतर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला के साथ चलते हैं और एक कजली ज्वाला के साथ चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और इसमें संकलन अभिक्रिया होती है। यह अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है और ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उदाहरण होता है मीथेन, एथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, जबकि एथिन, इथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रमुख उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।